बिना किसी जात पात के आपसे मेरी अपेक्षा है कि आने वाले 9 महीने के अंदर हमको बिहार से नहीं चाहिए कुछ, सिर्फ सीमांचल और कोसी की धरती एक बार जात पात से उठकर तय कर दे तो सहरसा के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये मैं वादा करके जाता हूं। आपके पास 6 सीट है, ये 6 सीट का निर्णय आज से लीजिए, नींद छोड़ दीजिए, जाइए गरीब के पास और उसे बताइए कि आपकी जिंदगी कैसे बनेगी, आपके बारे में हम क्या सोचते हैं, आपके बारे में मेरा कदम क्या है। हमने दुनिया कहती है मैं सरकार बनेगा तो करूंगा, लेकिन पप्पू यादव बेगर सरकार नहीं किया, किसी भी घर के आंसू बेगर सरकार ने कुछ, पूरे देश के कोरोना में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन और हर अस्पताल बिना सरकार की मदद की। देश में जब भी संकट आया बेगर सरकार के पप्पू यादव लोगों के साथ खड़ा रहा। अब आप छोड़ दीजिए, हम अल्लाह अच्छा रंजन भैया भैया आपकी जो ताकत है वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ताकत है। आप इसीलिए अपनी ताकत का आपको एहसास नहीं होता है कि आप अपने जिंदगी जीने के बारे में सोचते ही नहीं, अपने परिवार और अपने बच्चों की लाइफ के बारे में सोचते ही नहीं, आने वाले पीढ़ी के बारे में आप सोचते ही नहीं, आने वाला जो देश है समाज है वो आपके बारे में आपसे बहुत भरोसा करता है, उम्मीद करता है। तो आप लोग आगे और आगे इस बात का ख्याल रखिएगा, इस देश के कोई भी नेता के बारे में मेरी समझ है, वह जनता को कभी भी दिल से नहीं प्यार। जितना मैं नेताओं को समझा और जितना मैंने इस व्यवस्था को समझा 80, 84 से 83 से तब से लेकर के आज तक हमने यही समझा, दुनिया में जिसकी इज्जत सबसे ऊंची होनी चाहिए, जिसकी पूजा भगवान से भी ऊपर होनी चाहिए। भगवान की पूजा आस्था की चीज है, आंतरिक चीज है। वह मेरे छोड़ दीजिए, मेरे कैरेक्टर से अपना देते, मेरे जीवन से जुड़ा सवाल है। लेकिन आप जो है ना, आप से देश और दुनिया का जीवन जुड़ा हुआ है। भगवान मेरी लाइफ को ठीक कर सकता है या हम एक अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान हो सकते हैं, लेकिन आप जो है ये इस देश की 140 करोड़ लोगों की भविष्य जिंदगी, लेकिन जो स्थिति है आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, मैं आपकी इज्जत दिल से करता हूं। जो लोग यहाँ बैठे हैं आप इस बात को आत्मान ले जाइएगा, मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं, ना मेरा कोई आपसे इंटरेस्ट नहीं, बस मैं आपकी जिंदगी के लिए जीना चाहता हूँ। इस थाली में तो जाइए
ये जो बड़ी भीड़ है, ये भीड़ नहीं है। पूरी दुनिया ने मुझको ब्लेसिंग दी। हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो वो वर्ल्ड का हॉट सीट था और हम चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे थे, हम वहां मरने गए। हमें लगा यदि आज पप्पू यादव के निर्णय में कोई बदलाव आ गया, जो मैंने 9 महीना पहले प्रणाम पूर्णिया, सलाम पूर्णिया, जोहार पूर्णिया और आज प्रणाम सहरसा, सलाम सहरसा, जय भीम सहरसा के साथ जय नमो बुद्धाय, मैं जो आपके बीच स्वागत के लिए नहीं आया, हम अपनों से एक बार अपेक्षा करने आए हैं एक बेहतर आशीर्वाद का, स्नेह का, आपसे जो हमें ऊर्जा मिलती है। हमें कोरोना में 46 लाख लोग मरे और मैं अंदाजा कीजिए देश के लगभग हिस्सों में हम गए। इधर कौन बात कर रहा है? ये गलत आदमी है, एकदम गलत आदमी। ऐसे लोगों से बचिए। पूरी दुनिया किसी को देखिए, अवसर सबको मिलता है, अवसर कोई लेना नहीं चाहता। पीएम को भी अवसर मिला है 10 सालों से, सीएम को भी अवसर मिला है। ईश्वर ने और आप लोगों ने लगातार 20 साल से अवसर दिए। कोरोना आया, सबको अवसर मिला, सबने उस अवसर को अपने ऐशो आराम की जिंदगी में लगा दिया। बोला बाप रे बाप, कोरोना है, नहीं निकलो, निकलोगे तो मर जाओगे, परिवार नहीं निकलने देता है, डर लग रहा है, दूर रहिए, मुंह पर बांध लीजिए, मत निकलिए। नेता लोग ही प्रचार किए और देश का पूंजीपति कि इससे डरावना बीमारी कभी नहीं आएगा। हमने 4 ट्वीट किया, 4। मैंने कहा कि ये कोरोना कोई बीमारी नहीं है, आप मत डरिए। मेरा ट्वीट है। मैंने 2 ट्वीट किया जब बूस्टर डोज दिया जा रहा था। मैंने कहा बूस्टर डोज लेने की जरूरत नहीं है, मत लीजिए। आने वाले समय में मैंने उसी वक्त कहा था, जो बात WHO अब कर रही है कि हार्ट अटैक आएगा, ब्रेन स्ट्रोक करेगा, वह बात पप्पू यादव दरभंगा में जब हम जेल में थे तब मैंने ट्वीट किया था 46 लाख लोग मरे। तो हम जिंदा रहने के लिए काम नहीं कर रहे थे, हम मरने के लिए काम कर रहे थे। तो आपसे हम क्या अपेक्षा करेंगे? जो आदमी जिंदा रहता ही नहीं है, आपको लगता है कि मैं आपसे कभी स्वार्थ की बात करूंगा? आप नहीं देंगे। देखिए, मेरी जिंदगी किसी की नहीं है। मैंने स्पष्ट पहले भी कहा था और आज फिर से कह रहा हूं, मेरे लाइफ पर मेरे परिवार का अधिकार नहीं है, मेरे लाइफ पर इस देश के सिर्फ गरीबों का अधिकार। मेरी जो शेष जिंदगी बची है ना, वह सिर्फ गरीबों की खुशियां और उसकी आजादी में, उसके न्याय में लगा। मुझे कोई मतलब नहीं है किसी चीजों से। कौन राजनीतिक पार्टी क्या करती है, कौन जात पात करता है, हिंदू मुसलमान करता है, कौन नेता
कैसे हो, आपका व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और इज्जत। मैं हमसे लोगों ने पूछा कि पप्पू यादव भी आपने क्यों बीमा भारती को मदद कर दी। मैंने कहा सवाल कांग्रेस या सवाल गठबंधन का नहीं है। हमसे किसने कहा कि पप्पू यादव मदद करो या ना करो। बीमा जी नहीं आई थी उसके पहले ही, जब वो मेरे आई थी तब उनके पति और बच्चे को 302 में फंसा दिया था। उसके पहले ही हमने कह दिया था ये 302 सत्ता के लोगों ने मरवाया जादू का परिवार को। मैंने इसमें बीमा के लिए बच्चे और पति का कोई हाथ नहीं है। लोगों ने कहा पप्पू जी आज आपको मौका मिला, क्या कर रहे हैं, होने दीजिए। मैंने कहा यदि मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा तो आने वाला पीढ़ी गलत रास्ते हो जाएगा, वो कुछ सीख नहीं पाएगा। उसी तरह कोरोना में भी मैं मरने की तैयारी कर ली और बाद में भी पप्पू यादव का पूरा ब्लड इन्फेक्शन हो गया। 11 दिन कुछ खाए नहीं, डॉक्टर ने कहा मर जाइएगा। हमने कहा देखिए डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति है जो बहुत कुछ सोचता है, अपनी भूमिका के बारे में हमें क्या करना है, लेकिन एक डेस्टिनी है जो हमसे ज्यादा सोचता है। हमारी सोच इतने तक है कि हमें अंतिम व्यक्ति तक को खाना पहुंचाना है और जब तक ये पटना में डूबा रहेगा तब तक पप्पू यादव उस अंतिम व्यक्ति को खाना पहुंचाता रहेगा। अब आगे डेस्टिनी क्या करती है वो मैं नहीं जानता। हमसे अच्छा वो सोच रहे होंगे हमको खत्म करने के लिए, तो मरने की तैयारी उनको करने दीजिए और हम जब तक जिंदा हैं हम दुनिया की तैयारी कर रहे हैं। तो अपना अपना डेस्टिनी की सोच अलग है, वो हमसे ज्यादा अच्छा सोचेंगे और हम उससे कम अच्छा सोचते हैं। उस तरह जब लोगों ने हमको कहा कि पप्पू जी आप सहरसा लड़ जाइए, मधेपुरा और सुपौल सार्थक को लड़ा दिया। प्रियंका गांधी की रात के 3 बजे उनके यहाँ से फोन आया कि पप्पू जी आप आरजेडी से मधेपुरा लड़ जाइए और सार्थक कांग्रेस से सुपौल लड़। प्रियंका जी और राहुल गांधी जी का जो रिश्ता है मेरे परिवार और हमसे, वो बिना किसी राजनीति के रिश्ता है। बिल्कुल देश के हित में मैं राहुल गांधी की इज्जत करता हूँ। इतना साफ, इतना विवाद, इतना फेयर, बिना किसी स्वार्थ के अपनी जिंदगी को दांव पे लगाना, हमेशा इतने बड़े परिवार के संस्कार और इतना बड़ा विराट सुख के बावजूद 20,000 किलोमीटर इस युग में, सोशल मीडिया के युग में पैदल चलना, ठंडा, धूप, गर्मी, बरसात, जब पूरी दुनिया चैलेंज हो, मैं उनके साफ दिल और साफ आम आदमी के प्रति जो उनकी नजरिया है वो बिल्कुल साफ है। उसके भीतर सच्चे इंसान का दिल है जो सिर्फ इकोनॉमी और रोजगार की बात, किसान की बात, बेटियों की बात, उसकी सुरक्षा की बात उसके दिल में है। हम लड़ सकते हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, यदि मैं मधेपुरा किसी टिकट पे आप लड़ने चला जाऊं और मैं कल जीत जाऊंगा निश्चित रूप से, मेरे लिए मधेपुरा सुरक्षित सीट है, मैं कई लाख से जीत सकता हूं। मेरे लिए कोई जात पात मधेपुरा सहरसा नहीं करता है। ये बात अलग है कि थोड़ा मैं जब सीनेशन में एमएलए बने 2 बार मधेपुरा और सहरसा से लोगों ने विराट रूप में हम लोग बहुत सारे लोग बने हैं,
बीपी मंडल, भूपेंद्र बाबू, ललित बाबू, जगन्नाथ जी, बहुत उमर साहब, बहुत सारे इतिहास कवि जी, इस इलाके का इतिहास रहा है। हमें लगा यदि आज मैं समझौता कर लूंगा तो आने वाले पीढ़ी को आजीवन समझौता करना पड़ेगा, और यदि मैं आज मरने की तैयारी कर लूंगा तो आने वाली पीढ़ी निश्चित अपना रास्ता तलाशेगा और एक नया रास्ता की ओर बढ़ेगा। हमने मना कर दिया। हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को भी कष्ट हुआ होगा, बहुत ज्यादा अत्यधिक कष्ट हुआ। आपने इतना गलत निर्णय क्यों लिया? हमारे साथ रहने वाले लोग, सब लोग अंतिम दिनों तक प्रेशर देते थे कि आप मधेपुरा लड़ जाएंगे, यहाँ आपके सारे दुश्मन हैं, पूरी दुनिया आपकी खिलाफत करेगी, आप अकेला फंस जाइएगा। मैंने उसी दिन तय कर लिया, या तो इस रण में मैं आजीवन मिट जाऊंगा, या तो फिर इस दुनिया में मैं इतिहास बना के चला जाऊंगा। और मेरा रास्ता सिर्फ आने वाले पीढ़ी जो राजनीतिक जीवन जीना चाहती, जो आने वाले समय में समाज को अन्य लोगों से उनकी जो उम्मीद और उनकी जो भरोसा है, उसके लिए पप्पू यादव को एक ही रास्ता था, निर्दलीय चुनाव लड़ना। अब आप अंदाजा कीजिए, निर्दलीय 20 साल बाद पूर्णिया, देश का सारा पैसा वहां लगा, पीएम साहब 2 बार आए, 3 दिन सीएम साहब रोड शो किए, 4 दिन विपक्ष पूरा 7 एमएलए के साथ वहां रहा। एक भी ताकतवर अपराधी लोग नहीं चाहते थे कि मैं चुनाव किसी कीमत पर लड़ूं या जीतूं। एक भी भारत का वो नेता जो युवाओं को हमेशा विश्वासघात करता है, गलत राजनीति की दिशा में ले जाता है, गलत ताकत का गणेश परिक्रमा कराता है, वो जानता है कि पप्पू यादव के इस रास्ते से हम लोगों के रास्ते बंद होंगे, गलत रास्ता बंद होगा। कोई नहीं चाहता था। मैं भीतर में हमेशा मुस्कुराते थे और हमने एक रास्ता चुना। मैं अपने लिए नहीं, आने वाले पीढ़ी के साथ, आने वाले बिहार के लिए, कि क्या हमेशा ये माफिया अपराधी और जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करके नेता बनने वाले लोग ही प्रदेश और देश का नेतृत्व करेंगे, कि कुछ ऐसे युवा नेतृत्व करेंगे आने वाले समय में जो सिर्फ विनम्र हो, सरल हो, जिसके भीतर ईमानदारी हो और वह आम आदमी की आवाज और उम्मीद बन सके। तो हमको लगा कि दुनिया बढ़ना चाहिए, देश, सब लोग पप्पू को देख रहे थे। जिस दिन रिजल्ट निकल रहा था, केरल में, दुबई में, अरब में, कनाडा में, यूरोप में, लोग ये नहीं पूछ रहे थे कि भारत में नरेंद्र मोदी पीएम बन गया नहीं, लोग ये पूछ रहे थे कि पप्पू यादव जीत रहा है। अब आप एक बात सोचिए, यह तो भरोसा भारत की जनता के भीतर है, एक उम्मीद पप्पू यादव, छोटी सी उम्मीद। मैंने आम लोगों की उम्मीद जो मैंने जगाने का प्रयास किया है, मैंने जो सपना देखा, वह सपना फिर मैं कह रहा हूं मेरा नहीं है, वह सपना कोसी, सीमांचल, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, ये तो इलाका है। ये सपना आपके लिए, मेरे लिए मेरा कोई सपना नहीं। सच्चाई, मेरी लाइफ सिर्फ मदर को सेवा की। हम जब चुनाव जीत के गए, 554 एमपी नरेंद्र मोदी जी से नहीं पूछे होंगे कि आप पीएम बन गए, हमसे सबने पूछा कि आप निर्दलीय जीते कैसे।
कि आप तो ये नींद पर कंट्रोल कहां से आया। तीसरी बात पूछता है कि आपको डर नहीं लगता है, आप इतना सच्चाई के साथ कैसे बात करते हैं, इतनी बेबाकी के साथ कोई क्यों बोलते हैं, आपको ईडी सीबीआई को मरने का डर नहीं लगता है। यही 2-3 बात लोग हमसे सदन में जब हम गए तो सबने पूरी दुनिया ने लिखी, इस बार सदन सुनने में आनंद आया। मेरे बारे में पहला, दूसरा एक बहन है मोहित पिटा, उसके बारे में भी पूरा 2 दिनों तक सदन में वोट होता रहा। हम चुपचाप देखते रहे, दोनों भी सुनते रहे। मेरी बारी पहली दीदी आ गई थी, बुलाया गया पप्पू यादव को, हम निकल गए। हमको लगा मुझे अभी भी लेना है। हम सारे नेताओं का जयकारा, सारे पार्टी जो लोग आवे अपने नेताओं का गणेश परिक्रमा जिंदाबाद, अपने जाति के भगवान का जयकारा, हर हर महादेव, जय श्री राम, या जो जात के भगवान थे उसका नारा। एक बार भी देश के 140 करोड़ लोगों की बात किसी ने एक लाइन नहीं निकाला। हम बहुत पहले, 1 महीना पहले, जब 60 नीट का बच्चा, जिसमें 20 बच्चा और लड़की आत्महत्या कोटा में कर लिया और पूरे देश में 762, हम उसी दिन सोच लिए थे कि मुझे इस देश के युवाओं की आवाज बना, और वहीं से लड़ाई की गति हुई और मैंने वही किया। उसके बाद मैंने #रिलीज एक टी-शर्ट चुपचाप दबा के 2 दिनों से रखे थे और विशेष राज का दर्जा। ये जो 2 सवाल था, ये आम आदमी का सवाल, मेरा उसमें कोई मतलब नहीं था, न जाति थी, न धर्म था, न मजहब था, न दलित था, न ब्राह्मण था, न वैपर था, न मुसलमान था, न हिंदू था, न सिख था। बस यूथ की जिंदगी छुपी थी, सपना छुपा था, और मैं हमेशा इसी भरोसे पर खड़ा होकर का प्रयास किया। जब भी हमने राजनीतिक जीवन में एक कदम बढ़ाई तो हमें हमेशा लगता है कि मैं आज क्या करूं कि 100 यूथ की जिंदगी बदल सकता, 1 लाख यूथ की जिंदगी जीवन में खुशी मिल सकती है, गरीब की लाइफ में मैं आंसू पोंछ सकता, मैं 24 घंटा 3 बजे सोता हूं। मैंने कह दिया है पूरे भारत को 24x7, सुबह 7 बजे से रात के 3 बजे तक, जब दुनिया सो जाती है पूरा, तब मैं अपने रूम जाता हूं। तब अब आप उम्मीद करिए, जब मैं #रिलीज लाइन ली थी तो पूरे देश के नेताओं का आवाज नहीं छूटी। पप्पू यादव ने एक लाइन ली थी, विशेष राज बंद हो गया। जब नीतीश जी आप 30 MLA MP जब आपने देश को दिया, 30 MP और 30 MP नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, यदि वो 30 MP का सपोर्ट नहीं मिलता तो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं होते। इतनी बड़ी बिहार की जनता में जो ताकत थी, बिहार से ही नरेंद्र मोदी पीएम बने। देश में नरेंद्र मोदी को जनता का वोट नहीं मिला। यूपी में नरेंद्र मोदी जी 11 सीट पर मात्र 300 वोट से जीते, 9 सीट पर। हाँ, 180, 160, 140, 253, 300, 49 सीट को 2000 से कम से जीते। सिर्फ उनकी मदद एक प्रदेश किया, वो है उड़ीसा।
जिसने उनको जितना साथ दिया उसी उड़ीसा के मुख्यमंत्री के बीच में उन्होंने खंडन किया। और कोई भी प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू की जीत उनकी है, मोदी जी की जीत नहीं है। कोई प्रदेश, मैं मानता हूं कि यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस को 4-5-6 सीट की ताकत मिलनी चाहिए, नहीं मिला। लेकिन इस देश की जनता को यदि सबसे ज्यादा भरोसा था किसी प्रदेश पर, वो बिहार था। और बिहार की जनता ने धोखा नहीं दिया। बिहार के गठबंधन के नेताओं ने जनता को दिग्भ्रमित करके रास्ता सही नहीं किया। जनता ने धोखा नहीं दिया। जनता पागल थी, लेकिन पप्पू यादव, जो लोग गठबंधन में थे, उन लोगों ने जनता को सही ताकत नहीं दी। अन्यथा आज बिहार में 20 से 10 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती। मैं सीट गिना देता। हम लोगों ने देश के हित में बात नहीं की, हम लोगों ने समाज के हित में बात नहीं किया। पप्पू यादव को इतनी मां बहन की गाली दी गई दुनिया में, इस चुनाव में, लेकिन जब समाज की बारी आई तो पप्पू यादव का गाली छोटा है और बीमा भारती का साथ खड़ा होना पप्पू यादव का। जब समाज के सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान की बात होगी तो पप्पू यादव की जिंदगी बहुत छोटी है। मेरे लिए मेरी राजनीति कोई औचित्य नहीं है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा लोग, एक इस देश को सबसे ज्यादा 24 में क्षति पहुंची। आज राहुल गांधी पीएम होते, इस चुनाव में सबसे ज्यादा किसी ने देश को संकट में डाला, वो है इंडिया गठबंधन का नेतृत्व। इस बिहार में इस सही कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। और इस देश में सबसे बड़ी ताकत यदि कोई उभरी, वो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की वो कोऑर्डिनेशन की ताकत, जिन्होंने इस देश को रास्ता दिया। इसीलिए 30 एमपी का मतलब होता है बिहार का विशेष लाभ। नीतीश जी को मंत्रिमंडल नहीं देना चाहिए, मंत्रिमंडल पैर के तले रौंद देना चाहिए। बिहार से बड़ा मंत्रिमंडल नहीं हो सकता है। बिहार से के जनता के खुशी, उसके पलायन 1.5 करोड़, नीतीश जी 2.5 करोड़ लोग पलायन कर रहे हैं बिहार से। 20 साल से हम लोग दोनों, आप लोग सब पार्टी दोनों बार कई बार रहे हैं। इस 2.5 करोड़ जनता का क्या होगा? कोसी सीमांचल के हाईवे का क्या होगा? सहरसा के एयरपोर्ट और एम्स का क्या होगा? हाईवे कब बनेगी? संजय घाटी पर एक निर्णय था, आप सबसे पहले मोदी जी को कहते हमको कुछ मत दीजिए, हमको मंत्रिमंडल नहीं चाहिए। यदि मैं आपको सपोर्ट करूंगा तो बिहार की 13 करोड़ जनता को विशेष राहत दे दो, कोसी सीमांचल और मिथिलांचल को विशेष राहत दे, बाढ़ से मुक्ति दे दो, हमें कम से कम 40 फैक्ट्री दे दो, हमें कम से कम कोसी सीमांचल में जो हुक्कों ने जमीन घेर रखा है, फूड प्रोसेसिंग, मक्का, मखान, दूध, इसके लिए आप हमको कम से कम 40,000 करोड़ रुपया कोसी सीमांचल को दीजिए। याद रखिएगा, मैं पत्रकार जी, सुनिए, अभी वक्त है, चुनाव होने दीजिए महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का, फिर हम झारखंड की
जीतेंगे हैं। महाराष्ट्र हरियाणा को जीत चुके हैं। इस 3 चुनाव के बाद जिस दिन क्राइसिस का सरकार फिर से शुरू होगा और पप्पू यादव की जरूरत किसी को भी पड़ी और एक वोट से यदि सरकार गिरेगी तो पहला आवाज विशेष राज होगा, अन्यथा सरकार नहीं होगी। पहला आवाज सीमांचल और कोसी की आजादी होगी, हाई डैम होगा, मक्का और मखान पर फैक्ट्री होगी। एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी थी। एक वोट के कारण यदि आने वाले वक्त में 6 महीने के अंदर यदि कभी पप्पू यादव की जरूरत हुई, हिंदी पार्टी में एक ही निर्दलीय सांसद है, उसी दिन बिहार का विशेष राज, बिहार का विशेष राज सिर्फ पप्पू यादव ही दिला सकता है, कोई और नहीं दिला सकता। इसीलिए मेरा अपना सपना नहीं है, मंच पर जितने सम्मानित नेता और राजन बैठे हैं सभी लोग सामाजिक सरोकार और विचार से, सब मेरी ताकत है, हमें एनर्जी मिलती है। नीचे मुखिया भी लोग हैं, जिला पार्षद है, पूर्व जिला पार्षद है, वार्ड काउंसिलर साहब हैं, ऊपर हैं, पंचायत समिति हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, सभी लोग हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। ये जो छात्र अध्यक्ष और छात्र की टीम है जो हमेशा पप्पू यादव की परछाई, युवा है, युवा शक्ति है, युवा मोर्चा है, ये जो लोग हैं मैं इनकी भावनाओं की इज्जत करता हूं, लेकिन मैं इनसे हमेशा कहता हूं कि आने वाली पीढ़ी कुछ अच्छी चीज को देखना चाहता है। दुनिया में मैंने जुलूस निकालने नहीं किया, मैंने कहा किसी किसको चिढ़ाओगे, मैंने किसी को हराया नहीं है, मुझे जनता ने भरोसा किया है, मैं बेटा के रूप में एक्सेप्ट किया है, मैं किसी हार जीत मैंने कोई जुलूस नहीं दी, मैं कोई माला नहीं पहना, ना मैंने किसी को दुख पहुंचाया। आज भी पूरे बिहार के नेता मेरे खिलाफ लगे हैं, खड़े हैं। उन लोगों को एक ही बात लगती है कि जब कोई बिहार का सवाल होता है तो पप्पू यादव इस देश के मीडिया का आइकॉन क्यों बन जाता है, आम आदमी की आवाज क्यों बन जाता है। कोई भी घटना घटे, 10-10 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग देखना, उनकी बात सुनना। 40 करोड़ लोगों ने मेरे वोट को देखा, 40 करोड़। आज भी ये प्रॉब्लम है, लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं अपना घर जो आप है, आप पप्पू परिवार है, आप मेरा परिवार है, मेरे लिए जाति हो ही नहीं सकती। मैं राजनीति करूं या ना करूं, मैं छोड़ दूं, मैं जिंदगी में किसी इंसान को ठेस नहीं पहुंचा सकता। मैंने कभी गलत आदमी के रास्ते नहीं गए। हमारी बहन हमको हाथ जोड़ के कहती रहती कि एक बार डॉक्टर लोगों से मिल लीजिए, आपके खिलाफ 3 करोड़ रुपया ये लोग वसूल के दे रहे हैं दूसरे। मैंने कहा यहाँ अभी तक क्या किया है, मेरी बहन आपकी रोटी ला गई, मैंने कहा आप रोते रहो, मैं डॉक्टर के यहाँ वोट मांगने नहीं गया और आप किसी डॉक्टर के यहाँ वोट मांगने नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि कल मैं अच्छी बात कहूंगा तो उनको तकलीफ होगी, इसलिए आज मैं अपने स्वास्थ्य के लिए जाऊं। आप यहाँ सभी लोग हैं, पूछ लीजिए, मैंने कोई ताकतवर आदमी, कितने दोस्तों ने मुझे कहा इसके यहाँ एक बार चले जाइए, 500 जुड़ जाएगा, बहुत विरोध करता है, आप एक बार फोन कर लीजिए तो सब कुछ हो जाएगा। मैंने कहा हारना मंजूर है, किसी ताकतवर लोगों से वोट मांगना बहुत
गरीबों के कारण, सिर्फ मिडिल क्लास के कारण, सिर्फ आम आदमी के कारण, उस यूथ के कारण भी है जिसके भीतर जात नहीं है, जो कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं, जो कोई हिंदू मुसलमान नहीं। पप्पू यादव की जीत उस यूथ ने कराई जिस यूथ को सपना देखा है अपनी लाइफ, अपने बच्चों का, अपने भविष्य का। ये जीत वो लोग के हैं जिनके मन में था कि पप्पू यादव को वोट डाल, कम से कम ऐसे तो कोई काम करने न कर दो, कोई दरोगा नहीं न करेगा, कोई डॉक्टर परेशान नहीं न करेगा, कोई सीओ नोटेशन में 20,000, 40,000, 1 लाख नहीं मांगेगा, कोई 20,000, 4 लाख रुपया देके नोटेशन नहीं करा लेगा। मतलब हर आदमी के जुबान पर एक ही बात थी, पप्पू यादव को जिताओ, सारी आजादी तुमको मिल जाए। सही में आप लोग बैठ जाएंगे, बच्चे को बैठ, प्रेस पे रुक जाएगा। मैं क्या चाहता हूं, सहरसा से क्या चाहता हूं, आप लोग सहरसा वाले मुख्यमंत्री बनाते हैं, मैं सहरसा को दुनिया में नंबर 1 देखना चाहता हूं। आप कितने दिनों से सरकार बना है, आपके घर के में क्या बच्चे नहीं है जिसको नौकरी चाहिए? क्या आपके घर में बच्चे नहीं है, बेटी नहीं है जिसको रोजगार चाहिए? मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि रोड पर चलने वाला कोई भी युवक के भीतर कॉम्प्लेक्स ना हो, डर ना हो, अभाव ना हो, उसकी लाइफ को हम खुशी देखना चाहते हैं। कोई कास्ट, कोई 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 मैं हर युवक की जिंदगी को मुस्कुराते देखना चाहता हूं। आने वाले पीढ़ी में उसके बच्चों को मैं अच्छे से लाइफ देना चाहता हूं। आने वाले समय में किसी के साथ अनजस्टिस ना कर सके, वीडियो, सीओ, किसनेरा, एडीएम, पैसे के कारण किसी का काम ना रुके। हम आपके यहाँ एमपी थे, 5 साल हमने आपको नहीं छोड़ा। सहरसा के एक-एक विकास में एक-एक कड़ी जोड़ते गए। जितनी नई ट्रेनें थी उसके बाद कोई ट्रेन नहीं आई, उल्टे ट्रेन बंद हो गया। एक ट्रेन नहीं आई ये क्या से चुनाव हारने के बाद। आपने हमें क्यों हराया मुझे नहीं पता। गडकरी जी ने आपके बड़ेपा में कहा ये पप्पू यादव की देन है सारा विकास। ये जो मैं आज एनएच का उद्घाटन करने आया हूं, सारा चाहे जो भी एनएच, ये पप्पू यादव की बात। और उसके बाद गठबंधन में दुनिया हम नहीं कर पाए, मधेपुरा को देना नहीं चाहते थे, मैडम रंजीत रंजन का विरोध हुआ, गठबंधन ने मदद नहीं की और हमें निर्दलीय लड़ना पड़ा। आपने हमको जो 5 साल बेटे की तरह आपकी सेवा किया, आपने उनको सौतेला बना दिया। कोरोना के बावजूद हमको हरा दिए, बाढ़ के बावजूद हरा दिए। अवसर तो मैंने चुना ना, कोरोना आई अवसर पप्पू ने चुना, देश भर अकेला हमने मदद की, बाढ़ आया अवसर हमने चुना, सारे नेता घर में बंद रहे। जब हम मधेपुरा आए बाढ़ के बाद तो पप्पू यादव तो मधेपुरा के लोगों ने हरा दिया। ये मैं नहीं जानता, वो आप जानिए। तब मुझे लगा कि आखिर पप्पू यादव का रास्ता क्या, और उसी दिन मैंने निर्णय लिया कि मैं गठबंधन से चुनाव और राजनीति नहीं करूंगा, और सहरसा और मधेपुरा बिना गठबंधन की राजनीति करती नहीं। ये पराक्रम भी नहीं, ये हमेशा दूसरों के भरोसे। उसने क्या कहा, भैया क्या आपकी क्षमता
क्षमता नहीं है 100 वोट की, क्या आपकी क्षमता नहीं है 200 वोट की? आज से आप लग जाइए एक गांव, आप 2000 वोट के नेतृत्व कर सकते हैं। आप जाइए वोटर के पास, आप उसको कहिए कि मैं आपकी बात करने आया, मैं पप्पू यादव की बात करने नहीं आया। मैं बिहार में सहरसा, कोसी, सीमांचल का मुख्यमंत्री देखना चाहता हूं, चाहे जो बने। संकल्प लीजिए, आपसे संकल्प लीजिए। यानी नालंदा, छपरा, गोपालगंज और जगह मुख्यमंत्री हो सकता है, तो सीमांचल और कोसी मुख्यमंत्री क्यों नहीं पैदा कर सकते? हम रहेंगे या ना रहें, मर जाए, लेकिन आने वाले पीढ़ी को ये तय करना पड़ेगा। यदि आप अपनी जिंदगी देखना चाहते हैं तो आपको जात धर्म मजहब से निकलना होगा। आपको गणेश परिक्रमा छोड़नी पड़ेगी। आपको अपने भविष्य और अपने सहरसा के बच्चों की भविष्य की चिंता करनी होगी। हमसे लोगों ने कहा अभी ये पाया ओवरब्रिज पाया वाला नहीं बनेगा तो सारे दुकानदार मर जाएंगे। ओवरब्रिज का पहले ही तय हो गया था। सरकार डबल इंजन की है। क्या कारण है कि अभी तक सहरसा बाजार जब लोग गांव से चलते हैं तो ये 3 घंटा लेके चलते हैं, क्या तो 3 घंटा जाम में फंसे रहते हैं। कब तक सहरसा जाम में फंसा? हमने शिलान्यास कर दिया था, गडकरी जी ने पैसा दे दी, फिर हुआ क्या? सुबह से घर गया, कोई ऐसे लोग नहीं थे जिनको कोई सिस्टम चैलेंज कर सकता था। लेकिन आपने अपने बेटे को पहचाना ही नहीं, आपने अपने भाई को पहचाना ही नहीं। मेरा तो कुछ था ही नहीं आपके अलावा। नदियों में, नाला में जब बाढ़ आता है तो पता है वो दर्द क्या होता है। कभी नदी के भीतर रहने वालों से दर्द पूछते हैं आप लोग? उसकी 6 महीने की जिंदगी क्या होती है, वो जीते कैसे हैं, किस हालात में वो रहते हैं। 40 सालों से खेत कर गया, 10 बीघा, 20 बीघा, 40 बीघा, वो कैसे जीता है? कभी ये बिहार की सरकार सोचती है? ये कौन सोचेगा? ये वो सोचेगा जो आपके दर्द को समझता है, जो आपको महसूस करता है, जो आपसे प्यार करता है, जो आपके लिए जीता है, जो आप में जात पात नहीं देखता है, जो आप में हिंदू मुसलमान नहीं देखता है, बस आपसे प्यार करता है, आपका पैर छूता है। आप उसको नहीं समझते। मेरा वादा है आपसे, भरोसा रखिएगा, मैं इस बार चुकूंगा नहीं। जिस दिन पप्पू यादव को वक्त मिला, मैं आपको हेलो जिस दिन हमें मौका मिलेगा, मैं सहरसा को आश्वस्त करके जाता हूं, कोसी सीमांचल भारत का नंबर 1 नहीं होगा तो मेरे पैदाइश के साथ मैं यहां से एक भी मजदूर और गरीब को बाहर ना देंगे। मैं यहां से एक भी बच्चों को पढ़ने बाहर जाने नहीं। मैं किसी को गरीबी के कारण, लोग बोलते हैं, मैंने डॉक्टर से मीटिंग की, एआईएम से मीटिंग की, कल मैंने एक चैरिटेबल हॉस्पिटल खोला जहां 11 रुपये में वो देखेंगे
एक्सरे होगा और दवाई जितनी लगेगी उसमें 70% हमला की एंट्री कर दो। पूर्णिया जो भी लोग जाएंगे जो गरीबी रेखा के नीचे है, जिसके पास कार्ड होगा, उसकी जितनी जांच होगी बापू यादव के तरफ से फ्री होगा। एक भी बच्चा नहीं है। पूरे आंकड़ों नोटिया को मैंने कह दिया, जहां भी जांच की होगी, मैंने डॉक्टर साहब से आग्रह किया, एआईएम से आग्रह किया कि आप एक महीना पहले कोई फीस नहीं दें। ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल है, आप कम नहीं कर सकते। 150 से ज्यादा किसी भी कीमत पर एक्सरे मशीन का दाम नहीं होगा। साल भर के अंदर मैं 7 से 1.5 साल के अंदर पूर्णिया में मैं एक्सरे मशीन, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई 1 साल के अंदर मिनिमम पैसे पर, दुनिया में आज तक नहीं खुली होगी, मिनिमम कॉस्ट पर कोसी सीमांचल का सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड फ्री होगा। मिनिमम कॉस्ट मात्र मैक्सिमम 600 से 800, सीटी स्कैन 1200 से 1300, एमआरआई और सीटी स्कैन 300 से 400, उससे ज्यादा नहीं। एक्सरे 100 रुपया से नीचे। मैं आम आदमी के लिए पैदा हुआ, मैं सोने नहीं आया हूं। मेरी जिंदगी अपनी नहीं है। मुझे आपने मुझे ये संघर्ष करने की ताकत दी। ये जो देश बापू यादव को सुनना चाहता है, ये ताकत और ये संस्कार कोसी ने, शाहजहां ने, मधेपुरा ने, पूर्णिया ने, सियार ने दिया है। ये ईमानदारी से जीने की ताकत आपने दी है। ये मरने और लड़ने का जज्बा आपने दिया है। आप सुनिएगा 22 तारीख से, सावन का महीना है, शिवरात्रि हो सकता है, तो उद्घाटन करने 2 चार पैसे में रहूंगा बजट में। आप जरूर सुनिएगा। आपके हर सवाल के लिए बापू यादव बात कर रहे हैं और मेरा प्रयास होगा इस 5 साल के अंदर हम सबका सहयोग देंगे। हम यहाँ के सांसद से भी बात किए, हम लोग मिलकर हम कोशिश करेंगे कि सहरसा का ओवरब्रिज किसी कीमत पर बने। हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। सहरसा के विकास में कोई राजनीति नहीं होगी, कोसी के विकास में कोई राजनीति हम नहीं करेंगे। हम बढ़ेंगे। इसीलिए हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, ये जीत समर्पित है उस सुभाष और गांधी को, उस जेपी और भैया को, कर्पूरी को, जिन्होंने गरीबों के लिए सपना देखा था। उन्होंने सपना देखा था और बापू यादव जब तक गरीबों की जिंदगी नहीं बदलेगा तब तक बापू यादव का नींद और कदम पर ध्रुव में नहीं है, ये याद रखें। मैं सिर्फ 1-1 मिनट काम कर रहा और मेरा लाइन सिर्फ विकास का। मेरी कोई राजनीति दिलचस्पी किसी नेताओं में नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, मुझे बिहार नहीं जाना, मुझे सिर्फ ये कोसी सीमांचल और मिथिलांचल, खासतौर पर खगड़िया, हिसार, आप लोग आने वाला जो ये 9 महीने का सवाल है, जो नेता यहाँ बैठे हैं मैं उनका पैर पकड़ता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, अपने स्वार्थ की राजनीति छोड़ दीजिए और अपने कोसी और अपने आने वाले बच्चों की राजनीति के बारे में सोचिए। मैं पैर पकड़ता हूँ। आप लोग कहीं देश पहुंचे तो क्षमा करिए। मैं जिंदा जब तक हूं तब तक आपकी इज्जत मेरे से ऊपर है। हम आपसे दिल से प्यार करते हैं। मेरे
कुछ भी बनावट नहीं है, मुझे कोई राजनीति नहीं आती, अन्यथा हमेशा मरने की तैयारी हम नहीं करते। कभी इसमें मरो, कभी कोरोना में मरो, कभी चुनाव में मरो। इसलिए ये जीत आपके आशीर्वाद की देन है। आप जहां रहे वहीं से आपने पप्पू यादव को अपने परिवार की तरह संभाल के रखा और किसी आशीर्वाद के लिए हमारे साथ आए हैं। एक मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरा इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा इतिहास जिस पप्पू के पीछे हो वह दुनिया में कुछ भी कर सकता है। और ये इतिहास पप्पू के पीछे ही है। ये कोई दल नहीं है, ये कोई जाति नहीं है, ये कोई मजहब नहीं है, ये पप्पू का परिवार है जो सिर्फ पप्पू यादव में अपनी खुशी ढूंढता है। मैं आपका भरोसा हूं, मैं आपकी उम्मीद हूं, मैं आपका सपना हूं, आपके आने वाले बच्चों का सपना हूं। मैं साथ युवाओं से कहना चाहूंगा, आप मैसेज मत कीजिए, आप जात पात मत कीजिए, आप हिंदू मुसलमान का बात करना छोड़ दीजिए। आप किस जाति के हैं ये भूल जाइए। बस आपकी एक ही जाति है और वो जाति है आम आदमी, वो इंसान। आपने पप्पू यादव को इंसान बनाया और मैं इतना ही चाहता हूं, इतना आशीर्वाद भी देगा कि मैं इंसान बना, तो कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ आप सबसे, युवाओं के साथियों से, आपकी छोटी छोटी खुशियों में मेरी खुशी। आपको तकलीफ होती है तो मुझे तकलीफ। मैं आपको हमेशा याद है, जो भी यहाँ सीनियर लोग, मैं मानता हूं कि आपको बहुत तकलीफ नहीं होगी, लेकिन यदि आप थोड़ी भी विचलित होते हैं, बिना किसी जात पात के आपसे मेरी अपेक्षा है कि आने वाले 9 महीने के अंदर हमको बिहार से नहीं चाहिए कुछ, सिर्फ सीमांचल और कोसी की धरती एक बार जात पात से उठकर तय कर दे तो सहरसा के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। ये मैं वादा करके जाता हूं। आपके पास 6 सीट है, ये 6 सीट का निर्णय आपसे लीजिए, नींद छोड़ दीजिए, जाइए गरीब के पास और उससे बताइए कि आपकी जिंदगी कैसे बनेगी, आपके बारे में हम क्या सोचते हैं, आपके बारे में मेरा कदम क्या है। हमने दुनिया कहती है मैं सरकार बनेगा तो करूंगा, लेकिन पप्पू यादव अगर सरकार नहीं किया, किसी भी घर के आंसू देकर सरकार ने कुछ, पूरे देश के कोरोना में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन और हर अस्पताल बिना सरकार की मदद की। देश में 26 संकट आया, लेकिन सरकार के पप्पू यादव लोगों के साथ खड़ा रहा। इसीलिए मुझे सरकार नहीं, जो नए नए नेता बड़ी बड़ी बात करते हैं उनको पूछिए, आज तक तुमने किसी गरीबों का आंसू पूछा है? तुम जो 60 लाख का खाना, 40 लाख का पानी अंबानी को एक दिन में पीता है, एक दिन में, उसके यहाँ सब नेता 2 करोड़ की खरीद लेने जाता हो, यूथ पर क्या असर पड़े? यूथ को लगेगा जब अंबानी के पास ही पूरे देश का, जिसको हम मानते हैं, और वही लोग एक पैर छूने चला जाए अंबानी के, यूथ को तो लगेगा पप्पू यादव के पास से बेहतर अंबानी के यहाँ चला जाए। इसीलिए यह कार्यक्रम सही नहीं है। ये गणेश परिक्रमा करना पूंजीपतियों का, ये पैसे वालों का, ताकतवर लोगों का, ये सही नहीं है। मैं मंच और मंच के नीचे के लोगों से आग्रह करूंगा, आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। जहां विचार है वो दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर है। जो ईमानदार आदमी है वो दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त है। जो दुनिया को देना चाहता है वो सबसे बड़ा भगवान है। इसीलिए आप कहीं हाथ नहीं जोड़ेंगे, ना किसी के दरवाजे जाएंगे। मैं जिंदा जब तक हूं तब तक आपका रास्ता पप्पू यादव के रास्ते की ओर है, दूसरा कहीं नहीं है। यही घर है आपका और मेरा घर, इसमें आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आप रात के 3 बजे के मेरे पास आइए, हम पहले आपका काम करेंगे तभी हम सोने जाएंगे। इसीलिए सहरसा, मधेपुरा, सुपौल से मुझे बहुत उम्मीद है, विशेष तौर पर सहरसा और खगड़िया दोनों का जो मिश्रण है
मैं उम्मीद करता हूँ त्यागी जी से और यहाँ के कुछ ऐसे साथियों से जो युवा है जिसके भीतर बदलने की क्षमता है, आप सब लोग मिलकर एक नई शुरुआत करें। मैं आपके दिल में हूँ, मेरी जिंदगी आप है, मैं एक पल भी आपसे दूर नहीं हूँ। बगैर सहरसा के मेरी लाइफ का कोई औचित्य नहीं है। मधेपुरा से ज्यादा प्यार जब मैं MP था तब भी मेरा सहरसा से लगा जाता। हम सहरसा में जाते रहते, सहरसा में मेरा वक्त जाते पूरा उठा के देख लीजिए, नदी में, नाला में। और आज भी जितना भरोसा मुझको सहरसा पर है उतना भरोसा मधेपुरा पे है। मैं बेराग आदमी हूँ, जो मुझे सच लगता है मैं वही कहता हूँ। सच्चाई से कभी भटका नहीं, सच्चाई मेरी ताकत है और सच्चाई के रास्ते चलने की ताकत आप नहीं है। मैं मरना पसंद करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। 1 लाख गोली मारेगा तब भी झूठ की हिम्मत नहीं होगी। इसीलिए 6 महीना, मात्र 6 महीने, 6 महीने के बाद या तो कोशिश सीमांचल से भ्रष्टाचार मिटा देंगे या तो कोई नया रास्ता तय कर देंगे। ये मैं आपको वादा करता हूँ। आप 6 महीने का इंतजार करिए। हमने शुरुआत की है दुनिया से, 3 महीने का वक्त दिया है। सरकार किसी की हो, CM और PM कोई हो, जब तक मैं जीता हूँ, कानून का रखवाला और लोकतंत्र के लिए जिंदा रहने वाला ये जनता जो भगवान है, उसके लिए पूरी ताकत पप्पू यादव की होगी। मुझे ना किसी CM से डर, ना PM से डर, ना कोई सिस्टम से डर। जो गरीब और आम आदमी की जिंदगी में दखल देगा, या तो मैं मिटा दूंगा या तो उसको मिटाना पड़ेगा। पप्पू यादव तो थोड़ी बात होगी, लड़ाई आप बात की है। यही कहने के लिए आज सहरसा में मैं अपने आदरणीय सभी नेताओं का, नीचे बैठे मुखिया जी, जिला पार्षद, सभी प्रतिनिधि, सभी पंचायत समिति प्रमुख, सबका, और जिन लोगों ने, जिन साथियों ने बड़े उत्साह के साथ इस मीटिंग, हमारे मास्टर साहब, जो भी जितने नाम लेने लगे तो यहाँ बैठे सभी प्रोफेसर हैं, भौतिक लोग हैं, इंजीनियर हैं, सभी लोग, तो मैं धन्यवाद और थैंक्स देता हूँ। रंजन जी, आपकी पूरी टीम, आप के सारे साथी जो पप्पू यादव से बेहद प्यार करते हैं, आपने इस ताकत को आज यहाँ पर इकट्ठा करके यह जता दिया है सहरसा एक नंबर 1 है। सहरसा के लिए मैं जो करना पड़ेगा इन्हीं सब के साथ मैं पत्रकार लोगों का भी आभार प्रकट करता हूँ जो इतने समय से, लंबे समय से बैठे हैं। मैं बुजुर्गों का जो गाँव से दूर से आया है, मैं उनको पैर छू के प्रणाम सलाम करता हूँ। और जो साथी कहीं रहते हैं, सिर्फ पप्पू दादी हैं, मैं उनको दिल से थैंक्स देता हूँ। अपनी माँ बहनों को भी, जो मुझे चिट्ठी मिली है, जो भी बातें कही गई है, इसको निश्चित तौर पर हम सदन में उठाएंगे। तो सदन में उठाने के लायक होगा, तो सरकार के तहत रखने की बात होगी, मैं उसको कहूँगा। इन्हीं बातों के साथ पुनः एक बार सहरसा को मैं फिर से प्रणाम सहरसा, सलाम सहरसा के साथ, जय नमो बुद्धाय के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।